नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कार्यस्थल में कामगारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी देंगे और कामगारों के हक के बारे में भी आपको बताएंगे। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा कामगारों के लिए अत्यंत जरूरी है। इसके लिए देशों में कई कानून पारित किए गए और जिससे कार्यस्थल पर कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान है। एक सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाए रखने के लिए सिर्फ कानून ही जरूरी नहीं है, इस कानूनों की देखरेख के लिए प्रावधान और इन प्रावधानों की अनदेखी करने वालों के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। ये सब इसलिए भी जरूरी है कि कामगारों को किसी दुर्घटना या अनहोनी का शिकार न होना पड़े और बड़े या छोटे स्तर पर कोई दुर्घटना न हो। इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान होते हैं। ये तो थी कामगार सुरक्षा के बारे में बुनियादी जानकारी। इस मसले पर ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। तो परमानंद पांडे जी, आपको इस मसले पर कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कामगार सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120612796 और 968 दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। तो सबसे पहले परमानंद जी का रुख कर लेते हैं। परमानंद जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि भारत में व्यावसायिक सुरक्षा पर क्या क्या कानून है? देखिए, अभी तो 2019-2020 के बाद इस देश में लगभग 31 कानूनों को, मतलब पहले तो बताया गया था कि 40 कानूनों को, वो उनको 4 कोड बिल में पेश कर दिया गया है, 4 कोड में शामिल कर दिया गया है, जिसमें 31 कानूनों का उनको सब्स्यूम करना, जिनको कहते हैं, जिनको सबको मिला करके एक कर दिया गया है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो जैसे वेतन वेजेस कोड बिल है, तो वो वेज से रिलेटेड है, और दूसरा जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिलेटेड बिल है, ये इस पर है। लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार, ये जो है, जो आदमी को काम व्यावसायिक स्थल पर कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और किस ढंग के असुरक्षाएं हो सकती हैं, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई, जिसमें 8-10 कानूनों को साथ साथ मिला दिया गया है। उसमें खास कानून तो ये है कि जैसे आप फैक्ट्रीज एक्ट में काम करते हैं तो क्या क्या चीजें होती। हालांकि देखा जाए तो सारे कानूनों को लगभग उसमें मिला दिया गया है, लेकिन कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस भी, कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। जैसे माइंस एक्ट है, लेकिन हम लोगों का ये है, मैं खुद उस कमेटी के सामने पेश हो चुका हूँ। उसका नाम था भर्तृहरि कमेटी। भर्तृहरि जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लेबर की कमेटी के चेयरमैन थे। उनके सामने उन्होंने इनवाइट किया था, जिसमें तमाम लोगों को, तमाम संगठनों को आमंत्रित किया गया था। तमाम व्यक्तिगत तौर पर लोग उसमें जाकर के बात दे सकते थे और अपना दृष्टिकोण दे सकते थे। तो उसमें साफ 2-3 चीजें तो हमको समझ में नहीं आई, जिसको लेकर के मैंने अपने प्रस्ताव, अपने विरोध में भी कहा था इस चीज को, कि जैसे प्लांटेशन एक्ट, माने जहां पर जैसे बागान, चाय बागान का एक्ट जिसको कानून है, या जैसे माइंस एक्ट है, माने खनन उद्योग का है, रिलेटेड है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, इन सबको आप वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत कैसे जोड़ेंगे? कह रहे हैं उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को भी शामिल कर दिया है और उसमें फैक्ट्रीज एक्ट को भी लोगों को शामिल कर दिया गया है। दोनों की कार्य पद्धति, दोनों की एकदम अलग अलग है। जैसे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, या जो टेलीविजन में काम करने वाले लोग हैं, उनको आप किसी भी तरह से ऐसे वर्कर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं जो खनन उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन माने जो ऐसा कि बिल्डिंग बनाने के काम में लगे हुए हैं, उनको आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन जो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड का
ये बिल बना है उसमें सारे लोगों को एक साथ रखा गया है। उनका कहना है कि हमको सब लोगों की सुरक्षा के बारे में ध्यान देना होगा। इसमें 2-3 चीजें एक खास अच्छी है कि जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ किसी अखबार के दफ्तर में या टेलीविजन के दफ्तर में या कहीं भी काम करता हूँ, तो कम से कम मेरे लिए इतना ध्यान रखा जाना चाहिए कि वहां पर हवादार कमरा हो, वहां पर ये चीज को देखा जाना चाहिए कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, तो वायर की फिटिंग ठीक से होनी चाहिए, पंखे अच्छे ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। इस पर सारी चीजों को के अंतर्गत रखा गया है। ये व्यावसायिक सुरक्षा के नियमों के अंतर्गत रखा गया है। और सबसे जरूरी चीज है कि उसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि जैसे व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कहीं न कहीं किसी न किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें पहले 2-3 चीजें और होती। पहले ये था कि महिलाओं को 10 बजे के बाद रात में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। आजकल महिलाओं ने खुद में कहा कि नहीं, हम 10 बजे के बाद भी काम कर सकते हैं। पहले यह था कि 10 बजे के बाद किसी महिला को आप काम एक जगह पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसकी सुरक्षा आप नहीं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब से यह नियम आया कि आप जो महिलाएं 10 बजे के बाद करती हैं उनको घर तक ले आने की पूरी व्यवस्था होगी और उनके लिए इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि उनकी सुरक्षा पर कोई कोताही न हो पाए, तो उनको आप 10 बजे के बाद भी काम पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज जैसे कि बच्चों को आप नहीं रख सकते हैं। बच्चे ऐसे करते हैं कि मान लीजिए अब तो एज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी 15 साल से कम बच्चों को आप किसी भी ऐसी जगह पर नहीं काम पर लगा सकते हैं जो खतरनाक स्थिति हो, और किसी भी कीमत पर उनको 15 साल से कम बच्चों को आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर बच्चों को काम पर लगाना एक तरह से समझ लीजिए आवश्यक हो जाता है। जैसे मेरी माँ है या मेरी बहन है या मेरी पत्नी है, वो काम पर घर में काम कर रहे हैं, तो मेरी बेटी को, मेरी बहन को या और किसी महिला को वो चाहे तो 15 साल से कम की भी होगी तो रसोई में उनकी मदद कर देती है। तो इसको आप इस ढंग से नहीं ले सकते हैं कि वो काम कर रही है कि खा रहे हैं हमारे रिश्ते को समझ में आ जाए और वो उसी ढंग का काम धाम करने की स्थिति में उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब चीजें उसमें शामिल नहीं है और ये अपवाद के स्वरूप रखा गया है। ये खास तौर पर ये चीजें व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित हैं। जी जी सर, ये बताइए कि कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए कामगारों के क्या हक है, क्या अधिकार है? देखिए, कामगारों के लिए सुरक्षा का हक तो ये है कि उनको यह पूरी तरह से जब ये बात कही गई है तो ये एक नियम के तहत है, ये इंटरनेशनल कोड में रखा गया है कि उनको अपने हक की लड़ाई के लिए हम किसी भी आप अपना यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। एक दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी, ये हमारा हक है। लेकिन अभी तक आपने अगर किसी गांव से कोई जुड़ा हुआ देखा होगा तो अभी की स्थिति ये थी कि हमने इस चीज को देखा है बहुत सारी जगहों पर कि बेचारी महिलाएं उसी स्तर पर वैसा ही उतना ही काम कर रही हैं, लेकिन अगर 5 रुपए मजदूरी पुरुष को दी जा रही है तो उन महिलाओं को 4 रुपए। यह पूरी तरह से नियम का उल्लंघन है, क्योंकि 5 रुपए मजदूरी अगर दी जा रही है पुरुष को तो 5 रुपए के हकदार वो महिला भी होती थी, लेकिन उनको ये कह देते थे कि नहीं, तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, इस नाते हम तुमको 4 रुपए देते हैं, और मजबूरी में आकर के वो 4 रुपए पर काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो यह चीज खत्म कर दी गई है, पूरी तरह से कानून में खत्म कर दी गया और कहा गया है कि जितना कोई काम करता है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, समान मजदूरी मिलेगी, इसमें कभी कोताही कोई नहीं हो सकती है। ये खास तौर पर 2-3 चीजें हैं जो कि इस चीज को रखते हैं, ध्यान में रखी जाती हैं कि हमको किसी भी कीमत पर, ये हमारे अधिकार में आता है कि हम अपने हितों की लड़ाई के लिए हम मांग कर सकते हैं कि देखिए हमको अच्छी व्यवस्था दी जानी चाहिए, हमारे लिए अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए,
हमारे लिए कम से कम हवादार कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम काम कर सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं खतरनाक स्थिति में, जहां हमको किसी तरह से घाव लग जाए, चोट लग जाए। अगर चोट भी मान लीजिए छोटी मोटी लग जाती है तो कम से कम वहां ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एड, आप फैक्ट्री एक्ट में देखेंगे तो फर्स्ट एड की सुविधा के बिना किसी फैक्ट्री को चालू नहीं किया जा सकता है, उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती है। इस नाते फर्स्ट एड की सुविधा जरूरी है और इस चीज के लिए उसके स्वास्थ्य की ध्यान में रखा होने आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है तो आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि तुम इतने घंटे काम करो जितने घंटे और लोग काम करते हैं। आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना होगा कि वो गर्भवती महिला है, वो उतना काम नहीं कर सकती है, उतने समय तक नहीं कर सकती है। लेकिन ये कानून में प्रावधान है कि वो काम से उसको किस तरह से हटाया नहीं जा सकता है, उससे काम तो किया जा सकता है, लेकिन उसको कोई हल्का काम दिया जाएगा जिससे कि वो काम कर सके और उसने अपने योगक्षेम की पूरी तरह से व्यवस्था कर सके। ये सारी चीजें हैं। देखिए नेहा जी, व्यवसायिक खतरे 5 प्रकार के, उनको एक समराइज किया गया है कि 5 प्रकार के खतरे होते हैं। जैसे फिजिकल खतरे हो गए, तो वो शारीरिक खतरे तो सबको ये मालूम है। कई बार साइकोलॉजिकल खतरे हैं उस चीज को जान करके, मान लीजिए अगर कहीं काम करते हैं साइकोलॉजिकल खतरे हैं। तो ये तो एक ढंग से मान लीजिए कोई भी आदमी खनन मजदूर है और वो माइंस के अंदर काम करता जा रहा है, तो उस खतरे में ये भी देखना होगा कि उसको किस तरह के खतरे हो सकते हैं। अब देखिए ना, एक अभी देहरादून के पास अभी एक उत्तरकाशी में आपने देखा होगा कि एक टनल धंस गए और धंस जाने के बाद उसमें इतने मजदूर फंस गए थे कि पूरे देश की जान उनके लोग सांसें अटकी हुई थी कि उनका क्या होगा। वो तो चलिए भला हो कि टेक्नोलॉजी का कि उनको बचा के निकाल दिया गया, वरना आप लोग तो मतलब पैदा भी नहीं हुए हो रहे होंगे जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब चासनाला की दुर्घटना हुई थी। और चासनाला की दुर्घटना में 300 मजदूर बिहार में चासनाला, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर चासनाला जो कोयला की खदान थी उसमें डूब करके मर गए क्योंकि वो पानी अचानक खुल गया उन पर। तो इस तरह की व्यवस्था को देखना पड़ता है। कैसे उनके देखिए, उनका आप देखिए कि किस ढंग से चल रहा है और व्यवहार जो इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान रखिए कि ऐसा कभी नहीं, ऐसी स्थिति में न कर दिया जाए कि जो बहुत ऐसी जो ग्रीष्म वातावरण से आ रहा उसको एकदम ठंडे में झोंक दिया जाए या ठंडे से जाने वाले आदमी को एकदम गर्मी में झोंक दिया जाए। इन सारी चीजों को, ये 4-5 तरह के खतरे होते हैं जिन खतरों पर हर जो आदमी होता है, जो चलाने वाला होता है, जो मैनेजमेंट का आदमी होता है, जो प्रबंधन का व्यक्ति होता है, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे किसी भी व्यवसाय या कामगार के प्रति कोई इस तरह की स्थिति आए कि उसके जीवन के प्रति खतरा उत्पन्न हो जाए। इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी ठीक है। परमानंद जी, भारत में OHS कोड क्या है? देखिए, OHS कोड जो है इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हजार्ड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी माने आप व्यावसायिक सुरक्षा और उससे हजार्ड माने उस खतरे। तो क्या किस ढंग के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और किस ढंग के हजार्ड, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हजार्ड से संबंधित हैं। इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है खास तौर पर कि इससे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, हम माइंस में काम कर रहे हैं या और एक तरह से हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में अगर वायरिंग ठीक से नहीं की गई है तो कई बार फैक्ट्री में आग लगने का डर हो जाता है। कई बार आप फैक्ट्री में ऐसे अगर आप स्थिति कर देते हैं कि अगर कोई महिला काम कर रही है वहां पर और उसको ये ढंग से नहीं देखा जाता है कि वो किस ढंग के कपड़े पहन के जाए, किस ढंग के न जाए, साड़ी पहन के जाए, तो कई बार होता है कि साड़ी उसकी फंस जाती है कई चीज के, तो उस चीज को देखना पड़ेगा कि उस महिला को ये रखा जाए, उसको पूरी तरह से ताकीद की जाए कि तुम यहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए आई हो। और मान लीजिए वो कई बहुत मुश्किल के काम नहीं है, जैसे वो बीड़ी वर्कर है मान लीजिए, या छोटे मोटे ऐसे काम करने के लिए जिसमें कि बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं, तो उसमें तो आप नहीं, लेकिन कई चीजों में आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसका पूरी तरह नहीं किया है ऑक्यूपेशनल
हजार की तरह से, एक खतरा की तरह से हो जाएगा। आपको व्यवसायिक सुरक्षा, जो कामगार की सुरक्षा होगी, वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी चीज को देख ध्यान में रखा गया है कि ये हमारे हजार को, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह न हो। और मानसिक रूप से मान लीजिए कि कई बार ऐसी स्थिति होगी कि पेट्रोल उसमें से रिस रहा है बहुत ज्यादा, या वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है बहुत ज्यादा। आपने तो देखा होगा कि आपको, आप लोग भी, फिर भी मैं वही बात दोहराता हूँ बार बार, मुझे इस बात को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग एकदम बच्चे रहे होंगे या नहीं पैदा नहीं हुए होंगे जब वहाँ भोपाल की दुर्घटना हुई थी। और भोपाल की दुर्घटना में कितने लोग, सैकड़ों लोग मार दिए गए थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिसी थी। वो यूनियन कार्बाइड का बहुत मशहूर केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं वहाँ गैस तो नहीं रिस जा रही है, कहाँ यहाँ बिजली की वायरिंग तो ठीक से नहीं रखा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो है, कहीं और भी चीज तो नहीं है, टॉयलेट तो ठीक से है कि नहीं है, क्योंकि टॉयलेट के कारण कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों को और परेशानी का उत्पन्न हो जाते हैं और इन्फेक्शस डिजीज हो जाती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके OSH कोड बनाया गया है और इस पर ही कहा जाता है कि ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हजार तो आप पूरा तरह से ध्यान रखिए। और इसके लिए इसी नाते इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है कि जिससे वो जाएं, देख करके पता लगाएं कि इससे कोई तो अगर कमी है तो कराएं, जिससे कि किसी को कोई खतरा न उत्पन्न होने पाए। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि देश में HSC पॉलिसी किसे कहते हैं, क्या है ये? अब देखिए, ये पॉलिसी तो ऐसा है कि जो 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 किसी आदमी को मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, इस तरह की जो पॉलिसीज आ रही हैं, आप इन चीजों पर ध्यान में रखना होता है कि इसके लिए इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति होती है, वो जा करके ध्यान में देते हैं। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में, मैं इस चीज को अपने देश के निंदा की बात नहीं है, लेकिन बस इसी से तो अवगत होना चाहिए कि जो प्रबंधन होता है वो चाहता है कि हम कम से कम सुविधाएं दें, और वो क्या करता है, अधिकारियों से मिली भगत करके, अधिकारी भी इतने भ्रष्ट होते हैं कि उनसे मिली भगत करके, और वो मिली भगत में उस चीज को पूरा नहीं करते हैं। इसी नाते ये कहा गया है कि वह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके लिए सरकार कानून को और कड़ा बनाए। और इसमें जो हमारे यहाँ OSH कोड आया है, इसमें और कानून को कड़ा बनाया गया है, जिससे उस पर ध्यान दिया जा सके कि अगर कहीं कोई कोताही होती है तो उसके लिए प्रबंधन को पूरी तरह से दंडित किया जा सके और मजदूर को न कोई दंड भुगतना पड़े। मजदूर की कीमत पर, सुरक्षा की कीमत पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे प्रबंधन को लाभ हो और मजदूर को नुकसान हो। इस चीज को ही ध्यान में। जी, ठीक है सर। श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों के प्रावधान के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये सुरक्षा के लिए तो कहा गया है कि वह मैनेजमेंट खुद वही व्यवस्था करेगा, देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी, जी, जी। लेकिन इसके अलावा सरकार का भी दायित्व होता है। वेलफेयर स्टेट है ना, ये कल्याणकारी राज्य है, ये कहते हैं वेलफेयर स्टेट है। कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर मजदूर के बारे में, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माने हमारे निर्देशक सिद्धांत जो बने हुए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बने हुए हैं, उसके तहत ये उसकी जिम्मेदारी को देखे कि हर मजदूर की सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य ठीक से रहे। तो इसी नाते कहा जाता है कि वो ले आएंगे और वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करते हुए वो देखेंगे कि हमारे लिए कोई इस ढंग की कोई कोताही नहीं हो रही है उनकी तरफ। अगर उनकी तरफ से कोई कोताही हो रही है तो उसके लिए उनको दंडित किया जाना पड़ेगा। और ये जो मिली भगत से जो भ्रष्टाचार का तरीके अपनाते हैं, उन सारे तरीकों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और इसीलिए इसको कड़ाई से किया गया है। लेकिन फिर भी कई बार लूपहोल्स मिल जाते हैं। यहाँ लोग क्या करते हैं कि आप सुरक्षा पर उतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, नहीं करेंगे, बल्कि वो जो सरकारी अधिकारी जो जांच करने के लिए आते हैं उनको पैसा दे करके, उनको घूस दे करके और आप अपना काम कर लेते हैं। तो यही सबसे जरूरी चीज है कि इसमें
इसी नाते फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का उसमें संविधान में दिया गया है कि मजदूर का हक है कि वह अपने तरफ से यूनाइट हो सके और यूनाइट होकर के अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और लोगों को जागरूक बनाए। ये भी हमारा एक मूलभूत अधिकार है और इस मूलभूत अधिकार को भी उसमें शामिल किया गया है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इसके बारे में जानकारी दी और दर्शकों को भी बहुत तफसील से आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।